अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11 साउंड्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर के जो लास्ट 4 न्यूमेरिकल हैं यानी कि 11.5 से लेकर 11.8 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करवाऊंगा। तो इस चैप्टर के जो पहले 4 न्यूमेरिकल्स हैं मैं इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर सॉल्व करवा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वक्त आपकी स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक के ऊपर जाके इस चैप्टर के जो पहले 4 न्यूमेरिकल्स हैं उनके रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शीट जो है वो ओपन कर रखी हुई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के जो 11.5 से लेकर 11.8 तक के जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे कि इन न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होंगे वो मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो उन्हीं फार्मूलों को आपने जहन में रखना है, उन्हीं फार्मूलों के मुताबिक हम यहाँ पे इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो 11.5 न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास सामने लिखी हुई है, तो उसको हम पहले पढ़ते हैं जी। उसकी स्टेटमेंट है जी कि अ मरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, it receives an echo 1.5 seconds later. The speed of sound in sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. तो ये हमारे पास कह रहा है जी कि एक हमारे पास मरीन शिप है, वहाँ से हमने क्या किया है, वहाँ से हमने एक साउंड को पैदा किया है और उसको हमने समुंदर की तय, सी बेड का मतलब होता है समुद्र की तय की तरफ भेजा है। यानी कि हम किसी समुंदर के ऊपर हैं और हम एक शिप के ऊपर हैं और शिप में से हमने क्या किया कि हमने एक साउंड को प्रोड्यूस किया, हमने एक साउंड को पैदा किया और उस साउंड वेव को हमने उस समुंदर की तय की तरफ भेज दिया। अब वो कहता है जी कि इट रिसीव एन इको 1.5 सेकंड लेटर, कि अब जो हमने आवाज़ भेजी थी ना वो आवाज़ क्या करती है, वो नीचे जाती है, समुंदर की तय के साथ टकराती है, टकराने के बाद दोबारा हम तक आती है। तो उसको वापस दोबारा हम तक आने के लिए जो टाइम लगा वो हमारे पास कितना लगा, वो 1.5 सेकंड लगा। अब वो कहता है कि जो स्पीड होती है ना साउंड की पानी के अंदर वो कितनी होती है, वो हमें बता दी है, वो 1500 मीटर पर सेकंड होती है। हमने क्या निकालना है, हमने बताना है डेप्थ ऑफ द सी, कि उस समुंदर की कितनी गहराई है, कि उस समुंदर की कितनी गहराई है जिस समुंदर में अगर हम एक आवाज़ को भेजते हैं तो वो हमारे पास 1.5 सेकंड के बाद हमें सुनाई देती है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिखते हैं। तो गिवन डेटा के अंदर हमें उसने टाइम फॉर इको जो है वो चीज़ बता दी थी जो कि हमारे पास 1.5 सेकंड थी, और दूसरी चीज़ हमें जो बताई गई है वो हमें स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर वो बता दी गई है, जिसको हम वी के साथ ज़ाहिर करेंगे, जो कि हमारे पास 1500 मीटर पर सेकंड है। तो ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों की मदद से हम देखते हैं कि किस तरह हम उस समुंदर की गहराई को, उस समुंदर की डेप्थ को निकालते हैं। तो जो यहाँ पे गहराई होगी उसको हम यहाँ पे डेप्थ ऑफ द सी एच के साथ या हम उसको एस के साथ जो है वो यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो इसको देखते हैं कि इसको निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो इसको निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो बड़ा ही आसान फार्मूला है, जो कि हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि एस इज इक्वल्स टू वी टी, जो कि हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास वी टी के इक्वल होता है। तो उसी फार्मूले को आप देख सकते हैं कि सिंपल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम यहाँ पे उस समुद्र की गहराई को निकालेंगे। तो एस इज इक्वल टू वी टी हमने वैसे का वैसे लिखा, लेकिन अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपने याद रखनी है कि जो इको हमें सुनाई दी गई थी वो हमारे पास 1.5 सेकंड के बाद सुनाई दी गई थी, और उसका जो टाइम पीरियड था वो हमें उसने बता दिया था कि आपके पास जो है वो 1.5 सेकंड लगता है, 1.5 सेकंड के बाद आपको वो आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास टी होगा, क्या आया ये हमारे पास वही होगा जो हमें सुनाई दिया है? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब हम ऊपर थे, जब फर्ज किया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारी शिप है, तो इस शिप से आवाज़ जो है वो हमारी नीचे गई। यानी कि ये हमारे पास अगर समुद्र की गहराई हो तो जब ये आवाज़ नीचे गई, एक दफ़ा नीचे गई है और एक दफ़ा नीचे जाने के बाद ये ऊपर वापस आई है। जब ये वापस ऊपर आई है तो तब हमें उसका जो टाइम पीरियड है वो हमें 1.5 सेकंड बताया गया है। अगर हम इसके सिर्फ जाने की बात करें, क्योंकि हाइट जो होगी, जो उस समुद्र की गहराई होगी वो तो सिंपल ऊपर से नीचे की तरफ होगी। ये तो नहीं होगा ना कि हम ऊपर से नीचे आए और नीचे से फिर ऊपर जाएं तो फिर हम डिस्टेंस को काउंट करें कि वो कितना डिस्टेंस बना है। सिर्फ ऊपर से नीचे जाने तक का जो डिस्टेंस है हमने सिर्फ उसको ही यहाँ पे मालूम करना है, काउंट करना है। तो इसका मतलब जो हमारे पास टाइम होगा वो भी सिर्फ इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाते हुए जितना लगा है वो होगा, ना कि वो जो कि हमारे पास दोबारा ए तक पहुंचने तक लगा है।
तो इसका मतलब जो हमारे पास टाइम दिया गया है उसका हमें हाफ करना पड़ेगा, कि उसका आधा टाइम जो है वो ऊपर से नीचे जाते हुए लगा होगा और आधा टाइम जो है वो नीचे से ऊपर आते हुए लगा होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो टी होगा वो आपने सबसे पहले टी डैश जो आपको दिया गया है उसको 2 पे तकसीम करना है, उसको उसके 2 पे तकसीम करके उसका आपने हाफ निकालना है। तो 1.5 को जब आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.75 सेकंड, यानी कि जो 0.75 सेकंड है वो इसको ए से बी तक जाते हुए लगे हैं और फिर 0.75 सेकंड जो है वो बी से ए तक लगे हुए हैं। अब ये जो आपके पास टाइम निकला है इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू V2, तो V हमारे पास कितना था वो हमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें बताई गई थी, जो कि हमारे पास 1500 दी गई थी। अब यहाँ पे जो T था T हमने निकाल लिया जो कि हमारे पास 0.75 है। तो 1500 को जैसे ही हम 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 1125 मीटर बन जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उस समुंदर की जो गहराई होगी, उस समुंदर की जो हमारे पास डेप्थ होगी वो हमारे पास 1125 मीटर निकल आती है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये न्यूमेरिकल देखने में हमें काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो बहुत ही ईजी है। यानी कि इसको निकालने के लिए हमें सिंपल एक S इज इक्वल टू VT वाला फार्मूला लगाना पड़ता है और सिंपल सा हमें एक ये कंसेप्ट याद रखना पड़ता है कि जो भी हमारे पास इको सुनाई देती है वो डबल टाइम के बाद हमें सुनाई देती है। तो उसका जो सिंगल टाइम होगा वो आपने निकालना है, जो कि आपको 2 के ऊपर तकसीम करने के बाद मिल जाएगा। तो वो जो टाइम निकलेगा उसको आप यूज़ करेंगे और आप सिंपल जो है वो अपनी समुंदर की जो गहराई है, जो डेप्थ है वो निकाल लेंगे। उसके बाद जो है वो हम इसके न्यूमेरिकल नंबर 11.6 को देखते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो उसमें वो कहता है जी कि अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ, क्लिफ कहते हैं पहाड़ को, एंड हेard द इको आफ्टर 5 सेकंड। तो यहाँ पे भी इको का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो इको हमें सुनाई देती है वो 5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। वो कहता है जी कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर है जो अभी हम ऊपर करके आए हैं। फ़र्क यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्टूडेंट है जी जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब वो क्या करता है कि वो अपने दोनों हाथों से क्या करता है, एक ताली बजाता है। जब वो ताली बजाता है तो क्या करता है कि कहता है जी यहाँ पे हमारे पास एक पहाड़ है, तो वो जो ताली बजती है वो यहाँ से इस पहाड़ की तरफ जाती है और पहाड़ से टकराने के बाद वो दोबारा उस बंदे को सुनाई देती है। तो यहाँ से इस बंदे से, इस स्टूडेंट से पहाड़ तक जाते हुए और फिर पहाड़ से दोबारा स्टूडेंट तक आते हुए जो हमारे पास साउंड को टाइम लगा है वो हमारे पास 5 सेकंड लगे हैं। तो वो कहता है जी कि हमें ये बताएं कि इस स्टूडेंट से लेके इस पहाड़ के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। वही काम है जो अभी हमने ऊपर किया था। तो सिंपल यहाँ पे भी हमें टाइम फॉर इको जो है वो बता दिया गया है जो कि हमारे पास 5 सेकंड है और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमें बता दी गई है जो कि 346 मीटर पर सेकंड है। सेम वही चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, बाकी सारे का सारा कंसेप्ट जो है वो वही है। अब यहाँ पे भी हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि उस स्टूडेंट का उस पहाड़ से कितना डिस्टेंस है। तो ऐसा हम यहाँ पे निकालेंगे। तो एस को निकालने के लिए फिर हम अगेन एस इज इक्वल टू VT वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें T निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो T हमारा आ जाएगा वही T डैश ओवर 2। तो यहाँ पे T डैश हमें 5 दिया गया था, तो 5 को जब आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 2.5 सेकंड। तो अब हम इस S इज इक्वल टू VT वाले फार्मूले को यूज़ करके यहाँ से हम उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो V हमारे पास 346 दिया गया था, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। V जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2.5, तो वो यहाँ पे लगा देंगे। तो जैसे ही 346 को आप 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 865 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वही कंसेप्ट यूज़ करके हम यहाँ पे इस स्टूडेंट और उस क्लिफ के दरमियान में, उस पहाड़ के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास 865 मीटर बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम इसके न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 11.7 को देखते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी कि अ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड। तो ये वही न्यूमेरिकल है जो भी हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले सॉल्व किया था, कि इसमें भी हमारे पास क्या है, एक हमारे पास शिप दी गई है, उस शिप से हमने एक साउंड को पैदा किया गया है जो कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड है। वो उस समुंदर की सी बेड यानी कि उसकी तह के साथ जाकर टकराती है और टकराने के बाद हमें उसकी जो इको है वो हमें कितनी देर बाद सुनाई देती है, 3.42 सेकंड के बाद सुनाई देती है। अब वो कहता है जी कि इफ़ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। तो यहाँ पे भी हमने ये बताना है कि उस शिप का उस समुंदर की गहराई से कितना डिस्टेंस है, यानी कि समुंदर की तह से लेके
उस जहाज़, उस बहरी जहाज़ तक के दरमियान में कितना गहराई है या कितना फासला है। तो सेम वही क्वेश्चन है जी, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे भी उसी कंसेप्ट को यूज़ करके करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें टाइम फॉर इको जो हमारे पास टी डैश होता है वो हमें बता दिया गया है, जो कि हमारे पास 3.42 सेकंड है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड बता दी गई है, जो कि v है, जिसको हम 1531 मीटर पर सेकंड कहेंगे। अब तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे जो निकालनी है वो हमारे पास डिस्टेंस है, जो कि हमारा s होगा। तो इसको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा वो सिंपल आपका s इज इक्वल्स टू वी टी वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो s इज इक्वल्स टू वी टी वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे t चाहिए, लेकिन हमें जो टाइम दिया गया है वो हमें t डैश दिया गया है। तो t जो है वो हमारे पास आ जाएगा t डैश डिवाइडेड बाय 2। तो t डैश हमारे पास 3.42 था। तो 3.42 को जैसे ही आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास t निकल आएगा, जो कि हमारे पास 1.71 सेकंड आ जाएगा। अब जब ये आपके पास आ गया है तो अब हमारे पास t भी पता है, v भी पता है। तो अब आप सिंपल फार्मूला लगाओ और वहाँ से s निकाल लो। तो s इज इक्वल्स टू वी टी, v की वैल्यू हमें दे दी गई थी 1531 और मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू दे दी गई थी 1.71। तो जैसे ही आप इन दोनों को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस निकलेगा वो आ जाएगा 2618 मीटर। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उस शिप का, उस समुद्र की जो तय है, जो उसका सी बेड है, उससे जो उसका फासला है वो हमारे पास 2618 मीटर निकल आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक अभी हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तीनों न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो कंसेप्ट था वो हमारा सेम था और फार्मूला भी आप देख सकते हैं कि एक ही फार्मूला लग रहा है। तो इससे ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल और आपके क्या हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है 11.8 उसको सॉल्व करते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट आ जाती है जी कि द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड वुमेन कैन हेयर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज। कि इंसानी कान जो सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है वो हमारे पास 20,000 हर्ट्ज है। वो कहता है जी कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है कि अगर हमारा इंसानी कान जो है वो 20,000 तक की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सुन सकता है, तो बताएं इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो वाली जो साउंड पैदा होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, जबकि जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है। फिर वो कहता है जी कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लो साउंड डैट वी कैन हेयर अबाउट 20 हर्ट्ज। फिर वो कहता है कि वही आपने जो वेवलेंथ निकालनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, वही वेवलेंथ फिर आपने लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि 20 हर्ट्ज के लिए भी निकालनी है। अब यहाँ पे वो कहता है कि अज्यूम कर लें कि फ़र्ज़ कर लें कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ना 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, वो हमारे पास कितनी है, वो 343 मीटर पर सेकंड है। यानी कि हमें स्पीड ऑफ साउंड उसने हमें बता दी है, जो कि हमारे पास v होती है। हमें उसने फ्रीक्वेंसी बता दी है, फ्रीक्वेंसी हमें 2 बता दी गई हैं, एक हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और एक हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब वो कहता है कि आप इन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर मुझे वेवलेंथ निकाल के बताओ कि 20,000 हर्ट्ज़ की जब फ्रीक्वेंसी होती है तो तब हमारे पास वेवलेंथ कितनी होती है, और जब 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है तो तब वेवलेंथ कितनी होती है। तो यहाँ पे हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है FH वो हमारे पास दे दी गई है, जो कि 20,000 हर्ट्ज़ है, और हमारे पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दे दी गई है FL जो कि 20 हर्ट्ज़ है, और जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर वो बता दी गई है, जो कि हमारे पास 343 मीटर पर सेकंड है। हमने निकालना क्या है, हमने यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी वेवलेंथ एट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि लैम्डा h निकालना है, और वेवलेंथ एट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि लैम्डा l निकालना है। तो ये दो वेवलेंथ हैं जिनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इनको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा वो सिंपल आपका वेव इक्वेशन होगी, जो कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन के अंदर हम जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले उसके लिए वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू एफ एच लैम्डा एच। अब यहाँ पे लैम्डा एच निकालना है, तो लैम्डा एच को हम वैसे का वैसे राइट साइड पे रहने देंगे, और इस एफ एच को हम यहाँ पे v के नीचे ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो v डिवाइडेड बाय एफ एच जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा लैम्डा एच के इक्वल। अब यहाँ पे हमें v की वैल्यू का भी पता है, हमें एफ एच की वैल्यू का भी पता है। तो यहाँ पे हम उनकी जगह पे उनकी वैल्यू लगा देंगे। तो v की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ गई 343, और एफ एच जो कि हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 20,000 वो आ जाएगी। तो जैसे ही आप 343 को 20,000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.017 मीटर। अब वेवलेंथ क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस होता है
तो इसलिए इसका यूनिट हमारे पास यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो इस तरह जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो हमारे पास 0.017 मीटर निकल आएगी। अब सिमिलरली इसी तरह हम यहाँ पे इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए भी वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे v इज इक्वल टू एफ एल लैम्डा एल। एल यहाँ पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहा है, तो लैम्डा एल हमने निकालना है, तो इसको हम राइट साइड पे रहने देंगे और इस एफ एल को हम v के नीचे जाके डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा v ओवर एफ एल इज इक्वल टू लैम्डा एल। तो लैम्डा एल वैसे का वैसे आ गया, v की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 343 थी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी, वो 20 हर्ट्ज थी। तो 343 को जैसे ही आप 20 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.15 और साथ में उसका यूनिट आ जाएगा मीटर। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास उसके लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू होती है वो हमारे पास 17.15 मीटर निकल आती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर के जो पहले 8 न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सकता है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नीचे कमेंट्स के अंदर अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास 10th फिजिक्स के किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सभी चैप्टर के लिंक्स मिल जाएंगे। आप उन लिंक्स को फॉलो करके इस चैप्टर के पहले न्यूमेरिकल की वीडियो जो है वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा इस बुक के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी की वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उन सभी को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।